वेलकम टू सोनीज विजन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ तेजस जी हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोच हैं। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये मदद कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करने में। देखिए हिंदुस्तान के अंदर दिक्कत क्या है, जो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, ग्लोबल नहीं हो पा रहे। इनको लगता है हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करा, धंधा करा, बस हमने पैसा कमा लिया। इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए और बहुत रिस्क है। जिसने पैसा कमाया है वो इंटरनेशनल अपने धंधे को लेकर गया। किसी को भी उठा लीजिए, अडानी, अंबानी, सारे इंटरनेशनल बिजनेस करते। इवन हल्दीराम आज सक्सेसफुल क्यों है? हल्दीराम की मिठाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूके यूएस के अंदर बिकती है, जबकि एक लोकल हलवाई हिंदुस्तान के अंदर लोकल एरिया में अपनी मिठाई बेच रहा है। आप ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो किसी भी चीज़ का, भले आप कॉटन बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, कुछ सर्विस बेच रहे हो, हर चीज़ का इंटरनेशनल मार्केट है आज के टाइम में। और आज के टाइम में इंटरनेट की मदद से हर चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है। फ्रॉम रिगार्ड टू कंपनी फॉर्मेशन, टैक्सेशन, एवरीथिंग आपके रिमोट क्लिक के ऊपर अवेलेबल है आज हर चीज़। तो आज हमें तेजस जी बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन दे सकते हैं, डिमांड कब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, टैक्सेस के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो वेलकम सर टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच भावप्रीत सिंह सोनी जी। इट्स प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ। सो सीरियसली इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो यस सर, सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जब हम कहते हैं, इट्स अ बेसिकली एन इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब आप प्रोडक्ट्स, गुड्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर सर्विसेज जो होते हैं, उसका एक्सचेंज होता है कंट्रीज़ के बीच में। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। सो हम उसको हिंदी में कहते हैं आयात और निर्यात। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस होना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत सारे रीजंस है। और हर एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे आप जान सकते हैं कि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स अपने अपने कंट्रीज़ के होते हैं। सारे कंट्रीज़ में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में बहुत सारा है, राइट। तो वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। वैसे बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, जैसे यूएई कंट्रीज़ में, दुबई में हो गया, कतर, सऊदी, इन कंट्रीज़ में उनके स्ट्रेंथ्स अलग हैं। तो जहाँ पे मैं एक बेसिक इसमें फंडामेंटल वे में उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ ऐसे कि जो भी आपके स्ट्रेंथ्स हैं उसको आप ट्रेड करते हैं। इन द सेंस आपके जो भी स्ट्रेंथ्स, इन द सेंस जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी मतलब प्रोड्यूस आपके कंट्री का है, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। एंड जो भी आपके पास नहीं है उन चीज़ों को आप दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है कंट्रीज़ के बीच में। या ओके सर, ओके। सो सर, एक कोई टॉय का स्टार्टअप है, मतलब एक स्टार्टअप कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सकता है जब उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना होता है। टॉय का कंपनी बोल रहे हो आप? हाँ, किसी के टॉय की मैन्युफैक्चरिंग है, कोई टॉयज के बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है? ओके, देखिए, टॉय इज़ समथिंग वेरी बेसिक। हर एक बच्चा टॉयज़ के साथ मतलब आजकल खेलता ही है, और सारे माँ बाप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो टॉयज़ प्रोवाइड करते ही हैं, क्योंकि अपना टाइम वो ज़्यादातर नहीं दे सक रहे हैं आजकल। तो इसीलिए वो टॉयज़ तो मतलब 100% एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जस्ट लाइक फूड हो गया, जस्ट लाइक बेसिक नीड्स अपने क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, तो वैसे ही टॉयज़ भी इट्स अ बिग मेजर चंक जो भी मतलब एक मार्केट सेक्टर को कवर कर रहा है आज के मार्केट में। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो टॉयज़ को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको कौन से कंट्री में टारगेट करना है ये उसको देखना पड़ेगा। मतलब टारगेट कंट्री कौन सी है जहाँ पे वो टॉयज़ मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि टॉयज़ में बहुत सारे अलग अलग किस्म के टॉयज़ होते हैं। प्लास्टिक मेड होते हैं, वुडन मेड होते हैं, मेटल मेड होते हैं, बहुत सारे टेक्सटाइल मेड एज वेल फैब्रिक मेड होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के टॉयज़ होते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग बच्चे जैसे होते हैं, उनके पेरेंट्स के बेसिस पे उनके टॉयज़ के प्रेफरेंसेस अलग रहते हैं, राइट। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में एकदम रफ एंड टफ टॉयज़ चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मतलब उनके जो भी मतलब इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टॉयज़ कहाँ पे जा रहे हैं। तो मार्केट एनालिसिस करना और कहाँ पे कौन से टॉयज़ ज़्यादा जा रहे हैं वो फाइंड आउट करना, वो पहला स्टेप रहता है।
और वो आप कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द एचएस कोड, मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक एचएस कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। तो वो कोड आपको पता करना होगा आपके टॉय के लिए क्या एचएस कोड है, और बेस्ड ऑन दैट आपको पोर्ट डेटाबेस मिल जाता है, राइट। सो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो पोर्ट डेटाबेस सेल करते हैं, विच इज़ नॉट लीगल इन इंडिया टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत सारे यूएस के कंपनीज हैं, बाहर के कंपनीज हैं जो आपको डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे। तो वहाँ से आपको डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस मिलता है कि कहाँ से ऑलरेडी टॉयज़ बाहर को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कौन से टाइप के टॉयज़ आप बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और किस कंट्री में किस टाइप के टॉयज़ जा रहे हैं। ये सारा ही डेटा आपको मिल जाता है। वो डेटा आपको बहुत काम आएगा जब आप आपका पोजीशनिंग करेंगे कोई भी मार्केट में। जैसे आप कोई कर्नाटक में एक रीजन है मैसूर में चन्नपटना का एक टॉय है जो वुडन टॉय है। तो उस टॉय को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कोई पोर्ट डेटाबेस वाले कंपनी से आप बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये वाला एचएस कोड है, इस एचएस कोड का मुझे डेटा चाहिए। तो उस एचएस कोड का आपको डेटा जैसे ही मिलता है आपको समझ में आ जाता है कि ये वाला टॉय ज़्यादातर कौन से कंट्रीज़ में बिक रहा है, राइट। यू नीड नॉट ट्रैवल एनीवेयर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैठे बैठे सारा इनिशियल डेटा जो है वो ऑनलाइन पे मिल जाएगा। वो मिलने के बाद आपका इनिशियल जो भी फाउंडेशनल मतलब वर्क है, मार्केट एनालिसिस है, वो आपको करने में ईजी हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद आप मार्केट पोजिशनिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। वो मिलने के बाद देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स कि कौन उसको खरीद रहा है, राइट। तो कौन खरीद रहा है उसको आप पहचानेंगे, वो भी डेटाबेस में आपको नाम मिल जाते हैं। तो देन यू कैन गो ऑन गूगल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, B2B मार्केट प्लेसेस हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं आपको बायर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके ज़रिए आप बहुत सारे कस्टमर्स को भी जान सकते हैं कि कौन इम्पोर्ट कर रहा है, एंड देन यू स्टार्ट टारगेटिंग देम एंड मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ अ बेसिक या सो सर, जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, तो पेमेंट की और पैसों की एश्योरेंस कैसे रहती है? ओके, सो बहुत सारे केसेस में ये प्रॉब्लम्स आते ही हैं, 100% आते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने इंटरेक्शन किया है बहुत सारे लोगों के साथ, एक्सपोर्टर्स जो नए रहते हैं उनमें एक काफ़ी अलग सा जोश रहता है। क्या जोश रहता है कि इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम डोमेस्टिक बिजनेस में हैं, या कोई लोग डोमेस्टिक बिजनेस में नहीं भी होते हैं, डायरेक्टली एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं, तो उनको एक एक्साइटमेंट रहता है। तो वो फुल ऑफ जोश से भरे रहते हैं कि नहीं, हमारा कंट्री के बाहर अभी प्रोडक्ट जाने वाला है, हमारा अभी एक्सपोर्ट होने वाला है। तो इस जोश में क्या हो जाता है कि बाहर जो कंट्रीज़ में इम्पोर्टर्स बैठे होते हैं या बायर्स बैठे होते हैं, वो हमारे एक्सपोर्टर्स को चीट कर जाते हैं। चीट ऐसे कर जाते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारे खुद के इंडियंस बैठे हुए हैं जो मतलब यहाँ के इंडियंस को फंसा रहे हैं। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, बट बहुत सारी ये चीज़ें, ऐसे केसेस हो रहे हैं। वाई? बिकॉज जैसे मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो फिर बाहर किसी यूएस कंट्री में मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी एक इंडियन है, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि बाबा यार हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, तो चलो मतलब कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो हमारी मदद करेगा। तो इनफैक्ट वो मदद करने के बजाय आपको फंसा देगा। 90% ऑफ द टाइम्स यही होता है कि बहुत सारे इंडियंस ही मतलब इंडियंस को फंसा रहे हैं बाहर के मार्केट में। ये बहुत ट्रेंड चल रहा है। वाई? बिकॉज वी इजीली ट्रस्ट देम, राइट। तो पेमेंट टर्म्स को अगर सिक्योर करना है तो पेमेंट टर्म्स जो आप डिस्कस करोगे आपके बायर्स के साथ वो बहुत ज़रूरी है। जैसे एलसी में आप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिक्योर्ड। एलसी में भी इररिवोकेबल एलसी में काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलसी में 8 टाइप के डिफरेंट एलसीज आते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इररिवोकेबल एलसी हो, राइट। और अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट दे रहा है तो 100% वेल एंड गुड, मतलब एडवांस कोई यूजुअली नहीं देता है अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम और एनी रेफरेंस, तो तब तक एडवांस तो कोई देता है नहीं। अगर कोई एडवांस दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब आपको अपफ्रंट पेमेंट आ रहा है। या फिर आप पेमेंट टर्म्स ऐसे चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप बैंक्स को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, राइट। तो बैंक्स को बीच में इन्वॉल्व करने का मतलब ये होता है कि बैंक को आप बताएंगे कि आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, बैंक को आप डॉक्यूमेंट्स देंगे जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है, और बैंक इन टर्न आपके कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स देगा पेमेंट होने के बाद, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। या फिर आप बीच में आपका जैसे लॉन्ग टर्म अगर रिलेशन है किसी कस्टमर के साथ, तब तो कोई प्रॉब्लम यूजुअली आती नहीं है, क्योंकि अगर आपका रोटेशन रेगुलर बेसिस पे चल रहा है तो बहुत सारी बार मतलब रोटेशन के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये बंदा जेन्यून है, तो फिर ये तो कहीं चीट करने नहीं वाला है। तो रेगुलर ट्रांजैक्शंस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर पेमेंट्स इन द लॉन्गर रन। बट इनिशियली मैं ये सजेस्ट करता हूँ एलसी
और एल्स एडवांस पेमेंट और एल्स बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स। तो ये 3 आपको प्रेफरेबली ध्यान में रखना चाहिए। किसी को भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर बोलेगा कि नहीं यार हम तो इंडियंस हैं, हम तो मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस कंट्री में हम आपको ऑर्डर्स ला के दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे बहकावे में आके एक्सपोर्टर्स बहुत सारा अपना पैसा बर्न आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी मत करिए, आराम से कीजिए और ये पेमेंट टर्म्स को फॉलो कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके सर, कई बार बायर्स कहते हैं कि अपने आइटम्स का सैंपल भेजो, और अगर हम ऐसे हर एक को सैंपल्स भेजते रहेंगे तो वहाँ पे फिर एंटरप्रेन्योर्स को दिक्कत आती है क्योंकि कॉस्टिंग लग रही है हर बार। तो क्या सैंपल्स भेजना ज़रूरी होता है? सैंपल्स का कुछ एडवांस ले सकते हैं, कुछ इसका कोई सोल्यूशन? करेक्ट। तो देखिए सैम्पल्स 100% हमें भेजना ही होता है। देर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस थिंग। वाई? बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, राइट, देर आर 2 टाइप्स विच वी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटकम क्या आ रहा है, बराबर। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मशीनरीज लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी मतलब लेबर्स काम कर रहे हैं, जो भी टूल्स वगैरह यूटिलाइज हो रहे हैं, वो अगर टॉप मोस्ट क्वालिटी के अगर नहीं है तो आउटकम जो है उतना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और आउटकम जो है एकदम प्रीमियम आउटकम नहीं आ सकता है। इसीलिए जो नए कस्टमर्स हैं यूजुअली एक सैंपल मंगवाते हैं इफ़ इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है, राइट। सो समवेयर जैसे कि प्रोड्यूस है, कोई प्रोड्यूस है, जैसे कोई फूड स्टफ है, एग्रो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि राइस हो गया या फिर टर्मरिक हो गया, स्पाइसेस हो गए। ये सारी चीज़ें कैसी हैं कि नेचुरली लोगों को पता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिल रही है और वो अगर ज़मीन से आ रही है तो उसी क्वालिटी की होगी। बस उनके लिए सैंपल्स की ज़रूरत नहीं है, उनको बस बताया जाता है कि उसका स्पेसिफिकेशन कि बाबा ये इतने साइज़ का होना चाहिए, ऐसे कलर का होना चाहिए। उसका एक टेस्ट रिपोर्ट होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी, ये वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर वो मैच कर रहा है तो सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारा खुद का प्रोडक्ट है ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी यूजुअली सैंपल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है। कस्टमर्स एक्सपोर्टर से भी बहुत ज़्यादा मतलब समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं आपसे भी ज़्यादा कि कहाँ से कौन सा मटेरियल मिल रहा है, कितने प्राइस में मिल रहा है और क्या क्वालिटी मिल रहा है, राइट। तो अगर आप वर्बली उनको कमिट करते हो कि ये चीज़ हम आपको देने वाले हैं और उनको समझ में आ जाता है तो आपको सैंपल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर सैंपल फिर भी डिमांड करता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे कुरियर कंपनीज़ हैं जैसे एरामेक्स है, DHL है, DTDC है, प्रोफेशनल है, ये सारे कंपनीज़ हैं जो एकदम कम दाम में सैंपल्स को पहुँचा देंगे, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। या फिर हमने एक स्ट्रैटेजी यूज़ किया था बहुत स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो है बाहर के कंट्रीज़ में जॉब वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, तो हम उनके थ्रू सैंपल्स भेजते थे। तो वहाँ पे हमारे 4-5 हज़ार बच जाते थे या फिर 10 हज़ार बच जाते थे डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल्स का क्वान्टिटी कितना है, वेट कितना है, राइट। तो बहुत सारे जुगाड़ भी है, ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में करना चाहते हो, आपके पास कैपिटल अगर ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे भी तकनीकें हैं जहाँ पे आप कम खर्चे में सैंपल्स बायर तक पहुँचा सकते हो, लेकिन वो तो करना ज़रूरी है। सर जैसे कई बार है ना, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको एजेंट्स फाइंड करने में दिक्कत आती है। जब इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आती है कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है। बार बार एक एंटरप्रेन्योर पोर्ट के ऊपर भागता है, अगर क्लियरेंस नहीं मिली तो माल वहीं पोर्ट के ऊपर अटक जाता है। तो उस चीज़ के लिए एजेंट्स को, अच्छे एजेंट्स को फाइंड आउट कैसे करें? ओके, सो यहाँ पे यूजुअली इस ट्रेड में कैसे है, 2 टाइप के एजेंट्स हमें काम में आते हैं। एक तो है लोकली जो आपको चाहिए होगा, वो है कस्टम हाउस एजेंट, जिनको हम कहते हैं CHA। CHA इज़ एज गुड एज फ्रेट फॉरवर्डर्स। मतलब जो भी फ्रेट फॉरवर्डर कंपनी होती है उनका CHA का लाइसेंस होता है हर एक पोर्ट में, राइट। सो दोज आर योर कस्टम हाउस एजेंट्स एंड दीज गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग योर शिपिंग बिल, आपका BL और आपके जो भी इन्वाइसेस है, क्लियरेंस आपको करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है या फिर इंपोर्ट करते वक्त जो कस्टम में क्लियरेंस करना होता है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं CHAs। तो यहाँ पे तो आपको CHAs चाहिए ही होंगे, यू कैनॉट डू देयर वर्क बिकॉज आपका क्वान्टिटी उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। तो इनिशियली आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका क्वांटिटी 100 कंटेनर, 500 कंटेनर अगर नहीं है तो फिर आपको कोई और CHA से काम करना पड़ेगा।
अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप खुद CHA का लाइसेंस ले सकते हो। इन हाउस आपका खुद CHA आपके कंपनी में, आपका कंपनी का CHA पोर्ट पे बैठ सकता है और वो क्लियरेंस कर सकता है आपके लिए। लेकिन ज़्यादातर के यस यस उसको सैलरी देनी पड़ेगी और पोर्ट का भी जो भी फीस रहते हैं एनुअल बेसिस पे वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उसका लाइसेंस होता है, CHA का लाइसेंस होता है, उसको ईयरली रिन्यू भी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यूजुअली 80 to 90% ऑफ द टाइम्स जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो दूसरे CHA के थ्रू ही काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई और पोर्ट से मतलब करना होता है, कोई मुंद्रा पोर्ट से करना होता है, मुंबई पोर्ट से करना होता है, कहीं साउथ में चेन्नई पोर्ट से करना होता है, तो हर कहीं पे अपना CHA खुद का बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंड इट्स ऑल टायरसम या। तो इसीलिए बाहर आउटसोर्स करना इज़ द बेस्ट वे, और आउटसोर्स हम करते हैं तो वो ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबली वो काम करते हैं। वाई? बिकॉज वी आर देयर कस्टमर, राइट। तो ये हो गए हमारे डोमेस्टिक में आपको लगने वाले CHAs एजेंट्स। और एक टाइप के एजेंट हो गए जो आपको बायर फाइंड आउट करके देंगे बाहर के कंट्रीज़ में, राइट। तो ये एजेंट हो गए आपके मार्केटिंग एजेंट्स या फिर आपके सेल्स एजेंट्स या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के देने वाले एजेंट्स। तो इनको फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। वाई? बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू गो देयर एंड मीट देम you will not understand whether he is a genuine person or no, right। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे लोग टेलीफोनिकली मतलब बात करते हैं और मान लेते हैं कि यार हाँ इसने तो सही सारी चीज़ें अच्छी बात की है, बहुत अच्छा मीठा बात किया है इसने, तो शायद अच्छा ही होगा बंदा, तो फिर क्यों ना हम कर लेते हैं। तो एक आध केस में ऐसे हुआ था कि एजेंट जो है वहाँ से आपको प्रॉपर कंपनी के ईमेल आईडी से आपको मेल भेज रहा है, आपको कोटेशंस भेज रहा है और फिर आपको बोल रहा है कि आप ये सप्लाई कर सकते हो। तो आप तो एक्साइट हो जाओगे कि यार मेरे को तो कोई पूछ रहा है बंदा, इतने दिन मैं कोशिश कर रहा था, मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा था कस्टमर, और आज ये खुद से बंदा मेरे को पूछ रहा है, तो शायद मतलब ये जेन्यून है। तो ये सोच के हम क्या कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं और उनको मटेरियल भेज देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो वो वर्कआउट नहीं होता है, क्योंकि एक बात आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अपफ्रंट आपको कोई ऑर्डर आ रहा है कस्टमर से, तो देयर इज़ समथिंग फिशी, आपको उसको सच मानना ही नहीं है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो फ्रॉड रहता ही है। अपफ्रंट आपको कोई आके पूछ रहा है कि ये आप सप्लाई कर सकते हो क्या, हम लेने के लिए तैयार हैं, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उसमें हाथ डालिए मत। वो 99% ऑफ द टाइम्स फ्रॉड रहता ही है, क्योंकि हमें पता है हम इतने सालों से इतना कस्टमर के पीछे लग के नेगोशिएट करके हम उनको कन्विंस करना पड़ता है हमें बिजनेस के लिए। और ऐसे सिनेरियो में कोई आपको आके पूछ रहा है कि बाबा आप मतलब हमें सप्लाई कीजिए, हम आपको पैसा देते हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। या सो सर जैसे आप अदर कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो कौन से ऐसे आइटम्स और गुड्स रहते हैं जो बाहर की कंट्री में बहुत प्रॉफिटेबल हो? ओके, आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से या फिर मार्केट के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया से 5000 प्लस नंबर्स ऑफ मतलब गुड्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसमें से बेस्ट कौन सा है ये बोलना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कैटेगरिकली अगर वास्ट सेंस में हम देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स गुड्स जो है, एग्रो प्रोडक्ट्स जो है, इंजीनियरिंग गुड्स जो है, जो भी मतलब इंडिया में बन रहा है, राइट, जो भी इंडिया का मान लो प्रोड्यूस है, नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया में बहुत सारा है, मिनरल्स है, बहुत सारे टाइप के आयरन ओर्स है, ग्रेनाइट्स, मार्बल्स, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। उसके साथ इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में बहुत तगड़ा है, तो मेड इन इंडिया का जो भी मतलब अभी फैट चल रहा है उसके ज़रिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। उसके चलते इंडियन प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, चाइना के कंपेरेटिवली बहुत इंडियन गुड्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो स्कोप 101% हर एक प्रोडक्ट में बढ़ ही रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो प्रोडक्ट चूज़ करना इज़ नथिंग मतलब उसमें ऐसा नहीं होता है कि कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन है तो मैं वो प्रोडक्ट कर लूँगा, या फिर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है तो मैं वो प्रोडक्ट कर लूँगा। इस जरिए मतलब प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन को आप ध्यान में रख के अगर आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि अभी मान लो मैं एक एक्सपोर्ट कोच हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस 10 साल से बिल्डिंग मटेरियल्स में है।
तो अगर भावप्रीत जी आते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है, तो फिर मैं कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करूँ? तो इसमें तो मैं मोटे पैसे कमा ही रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो मैं अगर उनको कह दूँ कि नहीं बिल्डिंग मटेरियल्स करो बहुत अच्छा है, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे कोई बता दिया तो वो चूज़ करना है ऐसे नहीं होता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट क्या है, जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको किस चीज़ में नॉलेज है, बहुत सारे आपका रीजन कौन सा है जहाँ पे आप लोकेटेड हो, आपके स्ट्रेंथ्स कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स किस फील्ड में हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के फिर आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी कंट्री में आपका मामा बैठा हुआ है, किसी कंट्री में आपका कोई भाई बैठा हुआ है, वो आपको वहाँ से कॉल करके बोल रहा है यार मेरे को यहाँ पे ना एक स्टोर में ये चीज़ मिल रहा है जो हमारे गांव में भी खेतों में ये उगता है, राइट? तो क्यों ना तू ये वाला वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो दैट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। वो कितना क्वांटिटी में बिक रहा है, कितना मार्जिन उसमें मिल रहा है, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है, राइट? आप इंटरनेशनल बिजनेस में उसको कितने भी लेवल तक स्केल कर सकते हो, कितने भी बड़े लेवल तक आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। ऐसा कतई नहीं है कि मतलब आप कोई वॉल्यूम बिजनेस में जाओगे तो ही आप पैसा कमाओगे, या फिर छोटे किसी प्रोडक्ट में आप जाओगे तो नहीं कमाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो हैं, रबर, शार्पनर, स्केल, पेंसिल, इसी में करोड़ों का बिजनेस करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, राइट? यू मे नॉट बिलीव इट, राइट? एंड बहुत सारे लोग राइस बेच रहे हैं और 1-2% मार्जिन पे बेच रहे हैं। वाई? बिकॉज इट्स इन हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम जो बिजनेस होता है, कंजम्पशन होता है, डे टू डे बेसिस पे राइस खाए जा रहे हैं लोग, तो वो खत्म हो रहा है कंटिन्यूसली, फिर से कंटेनर मंगवा रहे हैं, तो उसमें कैसा है मार्जिन एकदम मिनिमम थिन रहता है। लेकिन बहुत सारे अलग प्रोडक्ट्स में ऐसे हैं जहाँ पे अनटैप्ड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे मार्जिन काफ़ी मोटा है और वो क्वांटिटीज़ में भी कम जाता है। ओके सर, ओके सर, काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कि कैसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल जा सकते हैं, बाहर के देश में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी सर के साथ कनेक्ट होना है, तेजस सर के साथ, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डाल रहा हूँ सर की वेबसाइट के, सर के लिंक्डइन आईडी के, वहाँ से जाके आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके, कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स तेजस सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के साथ और इंटरेक्शन करा और इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी। थैंक्स वंस अगेन सर। Thank you very much, Bhavpreet. Thank you very much. It's my pleasure.